सो जहां तक मैं समझता हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जितना भी पार्ट था दोस्तों, उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें ये तो समझ में आ गया कि हेरिडिटी का बेस जो है, मॉलिक्यूलर बेस जो है, दैट वाज डीएनए। मॉलिक्यूलर बेस, इफ डीएनए इज द मॉलिक्यूलर बेस, देन डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, दैट वाज डीएनए रेप्लिकेशन दैट वी हैव लर्न। वो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है, दैट वी आल्सो लर्न बाय व्हिच एक्सपेरिमेंट, दैट डीएनए is semi conservative. Anyone? Michelson and Stahl. Michelson and Stahl's experiment of nitrogen 15, N14 और N15 में जब आपने उसको कल्चर कराया था, ग्रो कराया था, तो एवरी टाइम हाइब्रिड जो था वो 2 ही बचते थे स्ट्रैंड, क्योंकि पैरेंटल एक रहता था और एक नया बनता था, एंड रेस्ट सारे के सारे हैवी या लाइट टाइप के बनते थे। वो डिपेंड करता है कि आप जिस सॉल्यूशन में डालोगे उसमें रहेगा। प्रेसिपिटेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड लिया गया था, प्रेसिपिटेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड लिया गया था, और नाइट्रोजन जो था दैट वाज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और उस नाइट्रोजन को हैवी नाइट्रोजन यानी N15 बनाकर बीजल्स एंड स्टाल साहब ने ये साबित किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रैप्लिक। फिर डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी, वो भी 2 बार हमें करना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। डीएनए से आरएनए का बनना डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो नया आरएनए बनता है उसका क्या डायरेक्शन होता है, 5 prime to 3 prime. जो कि ऑलरेडी डीएनए में होता है, बस हमें थाइमीन की जगह यूरेसिल बदलना होता है। यानी जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, that 3 prime to 5 prime act as template and 5 prime to 3 prime act as newly synthesizing RNA. So that itself, the DNA strand itself, will be the sequence of RNA, only thymine will be replaced by uracil, for which we studied it in both prokaryote and eukaryote. In case of prokaryote, promoter, structural and terminator. Promoter was at 5 prime upstream and that was Tata box, which is in prokaryote known as Pribnov box. But in eukaryotes, Hogness box. स्ट्रक्चरल पार्ट को यदि हमने देखा, यहाँ पर आरएनए जो प्रमोटर था, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 in eukaryotes and RNA polymerase 2 alpha 2 beta 1 omega 1 sigma in prokaryotes. For the attachment, sigma was needed. सिग्मा अटैच हो जाता है, काम को आगे बढ़ाता है और वो खुद बाहर निकल जाता है। स्ट्रक्चरल पार्ट की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल पार्ट में काम शुरू होता है तो वहां पर मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। यदि प्रोकैरियोट्स है तो पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट्स है तो मोनोसिस्टोनिक, और इस तरह से बनने लगता है। वो तब तक प्रोसेस चलती रहती है इलॉन्गेशन की जब तक टर्मिनेटर साइट पर कोई रो फैक्टर ना आ जाए, या यूकैरियोट्स में टीएफ यानी टर्मिनेटिंग फैक्टर्स ना आ जाए। जैसे टर्मिनेटिंग फैक्टर आते हैं एक आरएनए की चेन रिलीज हो जाती है, बट प्रोकैरियोट्स में तुरंत ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ कपलिंग प्रोसेस। डॉक्टर कातकड़े, मैंने बताया था आपको, इट्स अ कपलिंग प्रोसेस। डॉक्टर कुलकर्णी, वो जो प्रोसेस होती है कपल्ड, क्योंकि वो बाउंड्री नहीं है ना, न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं। बट इन यूकैरियोट्स इट डज रिक्वायर वन मोर प्रोसेस। व्हाट वाज? Post-transcriptional process. Perfect. Post-transcriptional process. That post-transcriptional process has 3 steps. Which one? Capping, tailing and splicing. Capping, tailing and splicing. Capping करता है किस प्राइम पर? 5 prime. 2 prime. Tailing पर, tailing किस नंबर पर? 3 prime. Capping करता कौन है? 7 methyl triphosphate. 7 methyl guanosine triphosphate. Tailing करता कौन है? Adenylate acid. और स्प्लाइसिंग होती है किस सेगमेंट की? Introns. काट कर अलग कर दिए जाते हैं, एक्सॉन एक्सॉन जुड़ जाते हैं और ऐसा बनता है नेसेंट आरएनए। वो नेसेंट आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है तो 3 टाइप का होता है।
कौन कौन सा? mRNA, tRNA और RRNA. राइबोसोम पर जाता है, आरआरएनए राइबोसोम में जाता है और टीआरएनए फ्रीली मूविंग होता है। तो इन तीनों आरएनए को जिन्हें कि नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज नॉन जेनेटिक आरएनए, but since mRNA coded some information, carried some information from DNA to protein, so that mRNA particular can be said as genetic element or genetic RNA. Otherwise, these are the non-genetic RNA. इन तीनों RNA को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें mRNA को मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। mRNA सिंपली लिख तो सारा ही लिया था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। mRNA सिंपली बात करता हूं, मतलब 3 टाइप के आरएनए बच्चों हम लोगों ने देखे थे। दैट वाज एम there are 3 types of RNA, that is mRNA, tRNA and rRNA. Am I right? Visibility is clear? Yes. Yes, sir. mRNA, what percentage of mRNA? 3 to 5%. 3 to 5. 10 to 15, 10 to 15. 70 to 80. 70 to 80. Perfect. This mRNA has a long mRNA on which some nitrogenous bases are there, and that are the information from DNA like A, U, G, C, C, G, 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 U, A, G, C, G, G, C, like this. Like this. So this is the RNA. I hope visibility is clear. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is the RNA on which मैंने आपसे कहा था कि 3 के कोडॉन्स होते हैं, am I right? Yes, sir. He is known as codon, जिसको आज हमें समझना है. Every 3 pair is a codon. So mRNA RNA है तो उसमें बेसिस तो होंगे ही. tRNA जो होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है. एक हमने पढ़ा था 2D मॉडल एंड वन वाज 3D. जो मॉडल पढ़ा था उसे हमने क्या कहा था? क्लोवर लीफ मॉडल. एंड 3D को हमने क्या पढ़ा था? L shape model. परफेक्ट. ये जो है मैसेंजर है, ये मैसेज कन्वर्ट करते हैं. कोडॉन जो है, ये कोडॉन किसके लिए होते हैं? अमीनो एसिड के लिए. मैंने आपसे कहा था एक बॉक्स पढ़ के रखिएगा 64 का. और ये अमीनो एसिड फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोटीन में. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. परफेक्ट. यही अमीनो एसिड, मतलब ये कोडॉन जो है, यही कोडॉन अमीनो एसिड है. और ये अमीनो एसिड ट्रांसलेट होकर किसमें बदलते हैं? प्रोटीन, व्हिच इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा. एंड प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा. Since it is the end product of central dogma, मतलब अपना काम हो जाता है. यानी यही एक अकेला M जो है, इसे ही मैं जेनेटिक कह देता हूं, because this carries the information from DNA and transmitting in the form of what? Protein. Agree? So this is the messenger RNA that we can say the genetic RNA. रहा सवाल tRNA का. tRNA का एक और नाम था. क्या नाम था? Adapter RNA. Soluble RNA. चलिए, क्लोवर लीफ मॉडल जो था वो लगभग कुछ इस तरह से था बच्चों. Am I right? Yes, sir. Perfect. Yes. यहाँ पर मैंने आपको एक सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस बताया था. What was that? ACC. अरे यहाँ क्या बताया था सीक्वेंस? ACC. CCA की ACC. ACC.
भाई सीक्वेंस बताया था ना बच्चों, CCA बताया था कि ACC बताया था? आई नीड टू ओपन माय बुक। ACC ऊपर से ACC ACC 5 प्राइम था कि 3 प्राइम? 3 3 प्राइम। 3 prime मैंने आपसे कहा था कि बाकी सब दूर पेयरिंग होगी, एवरीवेयर द पेयर विल बी देयर, बट कहां पेयरिंग नहीं होगी? modified nucleic लूप्स hydrogenous base पर मैंने बताया था कौन सा लूप? DHU loop वन वाज anticodon loop anticodon leaf वाज T sigma टी C सिग टी साइन सी। साइसिन। परफेक्ट। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था जिसमें यहां पर अनयूजुअल बेस पेयरिंग थी। इस पार्ट को कहा जाता था स्टेम और इसको कहा जाता था लूप, और दोनों को मिलाकर क्या कहते थे? arm अग्री? arm तो यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन था, यहाँ थाइमिडीन था, यहाँ पर एंटीकोडॉन था, और इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही। ये एक छोटा सा लूप था which is not function has not yet known। एल शेप स्ट्रक्चर जो था उसमें अजीब सा स्ट्रक्चर एक बना था जो मुझे अभी तो याद नहीं, बट यस कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना था हम लोगों ने, जो शायद आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इज इट? Is it? yes sir कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर शायद बना हुआ था, यहां पर कहीं पर लूप था। इज इट? ऐसा था कुछ? हाँ सर। ओके फाइन, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर भी अपन ने बनाए थे कि जो ये लूप्स थे इस पे पेयरिंग नहीं हो रही थी और यहाँ पर पेयरिंग हो रही थी सब में। इज इट? एनीवेज, सो कुल जमा मैंने आपको ये दो स्ट्रक्चर बताए थे, दैट वाज ऑफ ट्रांसफर आरएनए, दैट वाज इटसेल्फ। अब ये डीएचयू लूप, टीसाइसी लूप और एंटीकोडॉन लूप, ये इनके फंक्शंस क्या है, मैं जब आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा तब आपको क्लियर और हो जाएंगे। वैसे मैं बता दूं ये एडाप्टर है दैट कैरीज दिस टीआरएनए कैरीज व्हाट? अमीनो एसिड्स एंड राइबोसोम। अमीनो एसिड। इसलिए मैंने कहा था, किसी ने मुझसे पूछा भी था, ओनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए? 20 बिकॉज़ अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 चलिए, इसके बाद मैंने बात की थी राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग बताए, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो मैंने सबसे यूनिट बनाई थी 5s, यहां पर भी बनाई थी 5s, यस और नो? यहां पर था 16s, यहां पर था 5.8s, यस और नो? yes यहां पर एक और 16 के साथ था, यहां पर 18s, यहां पर था 23 और यहां पर था 28s। परफेक्ट। इसमें और भी था कुछ? तीन ही थे? तीन ही थे यहां पर मैंने आपको बताया कि एक ऐसी यूनिट थी जो कॉमन थी। S इज फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, दैट वी नो, हमने 11th में पढ़ा है। S रिप्रेजेंट स्वेडबर्ग यूनिट। तो 5s इज कॉमन, रेस्ट मोर आर इन यूकैरियोट्स, 5.8, 18s एंड 28s, इधर पे 16s एंड 23s। अग्री? yes sir यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। mRNA actually messenger RNA that carries the message in the form of amino acid and translate into the language of protein. That's what is called as translation. tRNA is transfer RNA, which is a chloride structure model, and this is L structure shape, 2D and 3D structure. ये दोनों स्ट्रक्चर में कुछ अनयूजुअल बेसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती, रेस्ट एवरीथिंग इज पेयर्ड। rRNA that is prokaryote और eukaryote में कुछ इसकी सब यूनिट्स होती हैं, that is associated small सब यूनिट and large सब यूनिट। हमें पता है कि that is
प्रोकैरियोट में 2 यूनिट होती हैं, 50s एंड 30s, 30. और इसमें 2 यूनिट होती हैं, 60s प्लस 40s। 40s. और मैंने इसके प्रोटीन्स भी लिखा दिए थे आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इसमें ये भी लिखा दिया था कितने प्रोटीन्स होते हैं, हमारा ये Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. परफेक्ट। अब आगे की कहानी पढ़नी है बच्चों, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ करूं, और बिल्कुल पेन डाउन करके आपको सुनना है और समझना है, बिल्कुल पेन डाउन करके सुनना और समझना है आपको, कोशिश कीजिए। ये इमेज शेयर कर देता हूं और फिर इसे मैं मिटा देता हूं, जस्ट मिनट। सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है? HNR है, ठीक, बस एक मिनट मैं ये शिफ्ट कर दूं, अब शेयर कर दूं इमेज। चलिए बच्चों, अभी एक सवाल आया HNR। Vedant, what is heterogeneous and homogeneous? What do you mean by heterogeneous and what do you mean by homogeneous? Sir, heterogeneous means a non-uniform, like there are no similar layers or Perfect. particles. Yes, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कोई 3 to 5% हो, कोई 10 to 15% और कोई 7 to 80, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। Yes or no? Yes, sir. तो इनका प्रीकर्सर, इसका mRNA का प्रीकर्सर होता है HNRNA, वो RNA जो सबसे पहले बना हेटेरोजेनस, वो RNA इन सबका प्रीकर्सर, फिर इससे वो RNA बना। तो DNA से जो RNA बना वो डायरेक्ट ही RNA नहीं बने, पहले कौन सा RNA बना? HNRNA, और फिर उस HNRNA से mRNA बनता है। Agree with this? Vedant, agree with this? Because this Yes, is sir. the HNRNA is the first RNA, and after that this HNRNA will produce or will lead to form mRNA, and that mRNA will different from sRNA and rRNA. Agree? Agree? Yes, sir. अब मैं इसको थोड़ा सा पार्ट बनाकर इसे रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है। सर यस, सर डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, और टीआरएनए और आरआरएनए वो भी ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं क्या डीएनए से? सी तीनों ही आरएनए बच्चों ट्रांसक्रिप्शन से ही बने हैं। जो इंफॉर्मेशन कोडेड है वो किसके पास है? एमआरएनए। आरएनए कोई भी बनेगा तो इसी से बनेगा, डीएनए से डायरेक्ट एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए इसका प्रीकर्सर, यानी वो इंफॉर्मेशन इसको दिया। बाकी जो आरएनए है वो मॉडिफाई होते रहते हैं, एक राइबोसोम के पास चला जाता है और एक फ्रीली मूव करता रहता है जो बाइंड कर जाता है अमीनो एसिड्स। इसीलिए मैंने इसकी 3 साइट्स बताई थी, देखिए क्या आपको 3 साइट्स याद हैं? यस सर। यस, टी साइन सी को मैंने कौन सा लूप बताया था? टी साइन सी राइबोसोमल बाइंडिंग, नॉन पेयरिंग लूप। राइबोसोमल बाइंडिंग, परफेक्ट। और डीएचयू को मैंने क्या बताया था? Amino acid binding. अमीनो एसिड। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइबोसोमल बाइंडिंग एंड अमीनो एसिड बाइंडिंग, यानी एक जगह पर ये राइबोसोम से जुड़ने वाला है और एक जगह पर अमीनो एसिड्स। अब धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी, जस्ट वेट फॉर मी। देखिए मैंने बच्चों आपको ट्रांसलेशन बताना है, उस ट्रांसलेशन के ओवरऑल मुझे आपको दोनों तीनों आरएनए का कोऑर्डिनेशन समझना है। लेट्स सी मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूं अपने अटेम्प्ट में। मैंने आपसे कहा दिस इज द न्यूक्लियस, सो डीएनए विल बी प्रेजेंट हियर ओनली, अग्री और नॉट? यस। Yes. So DNA to DNA replication will be in the nucleus always, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Perfect.
After that, DNA to RNA will be in the nucleus only. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. That means replication and transcription is in nucleus only. Agree with this? Yes. 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 But eukaryotes, because prokaryotes में तो nucleus जैसा कोई structure है ही नहीं ना, तो वो तो nucleoid है. So I'm talking about eukaryotes in which replication and transcription is in nucleus only, since it is eukaryotes, not the prokaryotes. So these two processes will take place in the nucleus itself. But this RNA, which is now considered as hnRNA and will lead to form mRNA, has coded informations for the protein synthesis. Agree with this? Yes. Yes. Okay, fine. That means इस RNA से अब अपने को hnRNA से mRNA बन गया, और मैंने और दो RNA बना दिए, that is rRNA and tRNA. That means तीन RNA बन गए, mRNA, tRNA and rRNA. Agree? Yes. Okay. So these three, mRNA, tRNA and rRNA, इसका परसेंटेज अब मुझे बताने की जरूरत नहीं. फिर मैंने आपसे कहा था कि this will move on which structure? Endoplasmic Reticulum, where ribosomes are present at regular interval. Agree? Yes. 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 So what happens? मैं coordination आपको बताना चाह रहा हूँ. What happens? This mRNA usually moves on ribosome. राइबोसोम पर मैंने आपसे लिखवाया अभी है. mRNA कहां जाता है? राइबोसोम, on ribosome. Whereas this rRNA moves on in ribosome. क्योंकि राइबोसोम के सब यूनिट्स को उसे बनाना है, तो वो चला जाता है बच्चों कुछ इस तरह से. स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट. Understood? Yes. Yes. This is small subunit. This is large subunit. Again, this is small subunit. This is large subunit. Understood? अब इसको यदि मैं बाहर बनाकर बताऊं तो ये हो गया mRNA, ये हो गया राइबोसोम, और ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, और ये हो गई लार्ज सब यूनिट. ये हो गया राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट. ये हो गया राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और अब 11th का कंसेप्ट ध्यान आया होगा. 11th की सेल बायोलॉजी का पहला या दूसरा या तीसरा पेज होगा. पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम. याद आया क्या? पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम. When so many ribosomal units attach with mRNA strand, then so many ribosomal units attached on single mRNA strand, then it makes what? Protein. Polysome. 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 Polyribosome. Understood? Yes, sir. अब इस बात को समझिए कि इस फैक्ट्री पर सारा स्ट्रक्चर mRNA, tRNA, rRNA, ये सारा मटेरियल पहुंच गया. M, R और T. लेकिन T क्या कर रहा है? T is freely moving like this. This is one arm, this is one arm, and this is one arm. One arm is what?
amino acid Ka binding. binding site. What I will do, doctors? What I will do? I'll pick an amino acid. I'll pick an amino acid, and this site is what? Ribosomal binding. Ribosomal binding. This amino acid which is need to be converted. ध्यान से समझना, थोड़ा सा twist है बस. I have amino acid binding site. I have ribosome binding site. I have amino acid binding site and I have ribosome binding site. Agree? And I am freely moving tRNA. I am solubilized RNA, and I am having a specific amino acid with me. ऐसे मेरे जैसे और 20 घूम रहे हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, जो एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, जो एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं. 11 का टॉपिक याद करो, प्रोटीन का बनना, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड, N terminus, C terminus. Can you recall? Yes. Perfect. Yes. तो मैंने आपसे कहा, मैंने ऐसा ही तो स्ट्रक्चर आपको बताया था दोस्तों, ऐसा ही स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था 11th में. N1CC1 पेप्टाइड बॉन्ड, N2CC2 पेप्टाइड बॉन्ड, N3CC3. याद आया क्या? याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is an amino acid. This is another amino acid. This is another amino acid, and it is carried by. It is carried by what? It is carried by tRNA, because इसका नाम है ट्रांसफर RNA. ये मूव करता रह रहा है. मैंने बस क्या करना है, अमीनो एसिड मेरे पास एक है, इस अमीनो एसिड को मुझे राइबोसोम और mRNA से जुड़वा देना, क्योंकि राइबोसोम फैक्ट्री है और mRNA करने वाला है. mRNA के पास मैसेज है कि मुझे किस नंबर पे किस अमीनो एसिड को लाना. मैं 20 टाइप का tRNA, मेरे पास 20 टाइप के tRNA है जो फ्रीली मूविंग है. मान लेते हैं ये है अमीनो एसिड 1, दिस इज अमीनो एसिड 2, दिस इज अमीनो एसिड 3, दिस इज अमीनो एसिड 4, दिस इज अमीनो एसिड 5, दिस इज अमीनो एसिड 6, दिस इज अमीनो एसिड 7 एंड दिस इज अमीनो एसिड 8. सपोज अब इस mRNA को तो पता है ना, इस mRNA के पास, this mRNA has a specific sequence, a specific information कि उसे एल्ब्यूमिन बनाना है, कि उसे ग्लोबुलिन बनाना है, कि उसे इंसुलिन बनाना है, कि उसे पेप्सिन बनाना है, कि ट्रिप्सिन बनाना है, कि केराटिन बनाना है, कि मेलानिन बनाना है, उसको पता है. तो उसे जब पता है कि मुझे मेलानिन बनाना है और मेलानिन का सीक्वेंस है अमीनो एसिड 6, अमीनो एसिड 8, अमीनो एसिड 10, अमीनो एसिड 12, उसे पता है. तो अमीनो एसिड जो फ्रीली घूम रहे हैं उनको लगा कि मेरा नंबर आ गया, तो पहले अमीनो एसिड 2 आ गया यहाँ, फिर 4 वाले को लगा कि मेरा नंबर आ गया तो वो आ गया यहाँ, फिर 6 वाले को लगा कि मेरा नंबर आ गया तो वो आ गया यहाँ. यानी tRNA जो फ्रीली मूव हो रहा है, जो फ्रीली मूवमेंट कर रहा है tRNA, उसको mRNA पे जाकर जुड़ना. mRNA और rRNA ऑलरेडी जुड़ चुके, mRNA और rRNA ऑलरेडी जुड़ चुके और पॉलीजोम बना चुके. mRNA तो सीधे निकल कर आ गया था राइबोसोम पर, राइबोसोम उसकी फैक्ट्री है, और rRNA तो खुद राइबोसोम का कंपोनेंट है, तो वो चला गया 50 और 30s छोटी और बड़ी यूनिट बनाने में. तो M और R तो जुड़ चुके, M और R तो जुड़ चुके. अब जुड़ना है tRNA को, जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है. और वो कैरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हीं अमीनो एसिड से अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड को जोड़ते हुए उसे एक प्रोटीन बनाना है. वो कौन से नंबर पर कौन आएगा ये बताने वाला मैसेंजर आरएनए है ना, ये बताने वाला मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि उसके पास एक सीक्वेंस है, उसके पास एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये अमीनो एसिड 1 है, ये जो सीक्वेंस है ये अमीनो एसिड 4 है, ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड 7 है. वो उसको पता है, mRNA को पता है, he knows, mRNA knows everything, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो उसी के पास है, मैसेंजर तो वही है. उसे बस कोड पता है, उसे अमीनो एसिड नहीं पता, उसे कोड पता है, उसे अमीनो एसिड नहीं पता. लेकिन जैसे ही मेरे जैसा एक tRNA घूमते हुए रैंडमली यहां पहुंच जाता है mRNA स्ट्रैंड पर, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते.
अरे बोले ये तो तू वही कोड है, तू वही अमीनो एसिड है। यस। बोले चलो अगले अमीनो एसिड को बुलाते हैं। फिर एक अगला टीआरएनए आया। अरे बोले तुम और मैं आ गए, दोनों अमीनो एसिड, हम दोनों एक बॉन्ड बना लेते। फिर एक अमीनो एसिड आएगा, बोले चलो अब हम एक दूसरा बॉन्ड बना लेते। फिर एक अमीनो एसिड, तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कहानी में, एमआरएनए के पास जो है वो नाइट्रोजनस बेसेस है। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? Yes. Yes, sir. और प्रोटीन जो बनना है, प्रोटीन को बनाने के लिए हमें ना अमीनो एसिड की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं नाइट्रोजनस बेस और अमीनो एसिड के बीच में कोई रिलेशन है। अग्री विद दिस? भाई Yes. एमआरएनए के Yes. पास एमआरएनए के पास नाइट्रोजनस बेस, उसे डीएनए से जो इंफॉर्मेशन मिली है प्रोटीन बनाने की, वो उसको अमीनो एसिड के फॉर्म में नहीं मिली, उसको जेनेटिक, उसको कोड के फॉर्म में मिली। कुछ कोड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, यूजीसी यूजीसी यूजीसी। लेकिन प्रोटीन कह रहा है मैं तो बनूंगा अमीनो एसिड से। तो नाइट्रोजनस बेस कहते हैं कोई बात नहीं, हम तीन मिलकर आपके एक अमीनो एसिड को बना ले। हमारा 3 कोडान मतलब तुम्हारा एक अमीनो एसिड, तब तो काम चल जाएगा। बोले बस, यानी कहीं ना कहीं नाइट्रोजनस बेस एंड अमीनो एसिड के बीच में कुछ कोरिलेशन है, एंड दैट कोरिलेशन इज नोन एज जेनेटिक कोड। That correlation is known as genetic code, and genetic codes, only 4 alphabets are there: A, U, G, C. Agree? Yes. Yes. And this 4 codes A, U, G, C has to produce how many amino acids? 20. 20 amino acids. तो मैं आपसे कहूं कि चारों एक मिलकर एक को बना ले, यू एक को बना ले, जी, तो टोटल कितने बन पाएंगे बच्चों? 4. But if they associate in such a way that if 2 will be there, A X amino acid, AU Y amino acid, AG Z amino acid, AC M amino acid, ऐसे भी करते जाएं तो ये अपने आप में एक 4 into 4 16 amino acids बन जाएंगे। Will it be fine? Yes. Yes. It will not be suffice. 16 sufficient ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 20. Therefore, codons are always triplet. 12th board में पूछा जाने वाला सवाल, why codons are triplets? Why codons are always triplet? Because singlet, if they taken as singlet, only 4 amino acids will form. If they will take as doublets, only 16 amino acids will form. But if they get triplets, then 64 amino acids can be formed. 4 into 4 into 4, which is more than sufficient. Understood? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ब्रीफ आपको बताया क्योंकि जो समझाना था मुझे कि एम, टी और आर कैसे एसोसिएट होते हैं। तो आरएनए बाहर निकलता है, एमआरएनए बनता है जो राइबोसोम पर आ जाता है, फिर आरआरएनए आता है, वो सब यूनिट के पास चला जाता है, और इस तरह से कई सारी सब यूनिट्स एक आरएनए पर जुड़ जाती हैं, जिसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। दिस कॉम्प्लेक्स इज नीडेड, इट इज अ बेस टू फॉर्म अ प्रोटीन। और उसके बाद टीआरएनए जो फ्रीली मूव कर रहा है, वो टीआरएनए 1 by 1 एज एमआरएनए रिक्वेस्ट 1 by 1। अच्छा, तुमने इसको बुलाया, चलो मैं आ गया। ऐसा नहीं कि आते नहीं कोई, बाकी और भी कोई आता होगा, लेकिन उसका एक्सेप्टर ही नहीं होगा एमआरएनए के पास, तो एक्सेप्ट क्यों करेगा? एमआरएनए का अपना जो सीक्वेंस है वो तो वही सीक्वेंस है जो इन्फॉर्मेशन उससे डीएनए ने दी, वो तो उसी सीक्वेंस में लेता रहेगा। ल्यूसीन, आइसोलिसिन, प्रोलीन, वैलीन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, और इस तरह से अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। एंड पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज व्हाट? Polypeptide is known as what? Protein. Protein. Perfect. तो इस तरह से प्रोटीन का बनना मैं बताऊंगा, लेकिन एक जो ट्विस्ट था, अब मैं उसको समझाऊंगा पहले आपको, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। This has RNA which is expected to have some information from DNA can have only nitrogenous base, but protein cannot synthesize without amino acid. So the relation between nitrogenous base and amino acid is known as genetic code that I am going to explain. So heading डालते हैं genetic code. हेडिंग डालिए जेनेटिक कोड।
सर उससे पहले एक डाउट है, एक एनसीईआरटी का एक सेंटेंस नहीं समझा बोलो ना। सर। कैन यू ओपन पेज नंबर 111 of NCERT? Yes. बोलिए, which page? 111 111 Yes. सर उसमें ऊपर से थर्ड पैराग्राफ, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। Perfect. Perfect. बहुत बढ़िया वेदांत। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, आपने शायद सुना नहीं उसको। वर्ड अलग है। एंटिक, एंटिक मतलब क्या होता है? यूनिक। यूनिक Unique. है, पुराना होता है, ओल्ड है लेकिन बड़ा यूनिक टाइप का। इज इट? Yeah. The presence of introns is reminiscent. ये उसका बचा हुआ भाग है। रेमिनिसेंट, ये बचा हुआ, रिमेनिंग। आज जो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ऑर्गन फॉर्म अपेंडिक्स को कंसीडर करते हैं, मैंने बताया था कि डीएनए में भी ऐसे कुछ वेस्टिजियल पार्ट पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स, बताया था मैंने। हाँ, इंट्रॉन्स। Yes, sir. डीएनए के कुछ वेस्टिजियल रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं अभी भी, जो इंट्रॉन, और हो सकता है शायद आने वाले समय में खत्म भी हो जाए, बट मुझे नहीं लगता। ये स्प्लिसिंग ही चलती रहेगी, इसलिए खत्म नहीं होंगे क्योंकि इसका एडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्योंकि DNA fingerprinting. Yes, क्योंकि ये इंट्रॉन्स ही हैं जो आपको मुझसे और मुझे मेरे रियल ब्रदर से जेनेटिकली अलग किए हुए, क्योंकि मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिल सकता। ऑल्दो वी आर दी सिबलिंग्स, हम एक ही मदर फादर से प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन हम दोनों का डीएनए का फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता अनटिल अनलेस मेरा कोई मैटरनल ट्विंस हो। वेदांत, अग्री? अग्री? यस सर, यस। परफेक्ट। हेडिंग डालिए बच्चों, जेनेटिक कोड। इसे मिटा रहा हूं मैं, हेडिंग डालते हैं जेनेटिक कोड। बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए अब? Yes, sir. देखिए ये दोनों तो हमने बता दिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लूप रहेगा एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन लूप मतलब क्या है? इसके पास जानते हो क्या होगा? इसके पास एक ऐसा कोडॉन होगा जो आरएनए के कोडॉन का अपोजिट होगा। आरएनए के पास सपोज है एयूजी, उससे नहीं पता कि ये मिथ्योनिन है, दो ही कैन रीड दैट एमआरएनए कैन रीड ये मिथ्योनिन है, और उसके पास एक कोड है एयूजी लाइक दिस। तो इसका अपोजिट किसके पास होगा? Anticodon. मैं टीआरएनए हूं ना, मैं फ्रीली मूव कर रहा हूं, फ्रीली मूव करते करते मैं एमआरएनए पर चला गया और मेरे शूज में लगा था एंटीकोडॉन। जैसे ही मेरे स्पेस ने एंटीकोडॉन देखा, एमआरएनए पे था कोडॉन, मेरे पास था एंटीकोडॉन, कोडॉन और एंटीकोडॉन बाइंड हो गए। यदि इसके पास ए है तो सामने एंटीकोडॉन पे क्या होगा? U. यू। यदि इसके पास यू है तो उसके पास क्या होगा? A. इसके पास जी है, एंटीकोडॉन पे क्या होगा? C. तो यदि मैं कंसीडर करूं कि एयूजी इज फर्स्ट कोडॉन, तो इसका एंटीकोडॉन का सीक्वेंस क्या होगा? US UAC. AC। अंडरस्टूड? Yes. yes Yes. अब जेनेटिक कोड से और भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए अब हमें पढ़ना है बच्चों जेनेटिक कोड, बहुत ध्यान से समझिएगा। जेनेटिक कोड जो है वो क्यों बने? बिकॉज प्रोटीन जो सिंथेसाइज होना है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। डू यू एग्री विद दिस?
Yes. 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 It has to be carried by RNA. Do you agree with this? Yes. Yes. पांच जो अल्फाबेट्स हैं वो चार हैं. Do you agree with this? Yes. हाँ. A, U, G, C. How many alphabets? Four. 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 How many acids you are expecting? 20. 20 से प्रोटीन बनने वाले हैं crores of proteins. Agree? Millions of proteins and millions of times. Agree? Yes, sir. Yes. So there must be some relation between 4 and 20. Yes, there is a relation. और इन दोनों के रिलेशन के बीच में कौन है? जेनेटिक codons. How these genetic codons are work? Since genetic codons are forming from only 4 alphabet, so if we consider 4 into 1, then how many amino acids we can form? 4. 4. We take 4 into 4, then how many? 16. 16. 4 into 4 into 4, then how many? 64. Which is more than 20. Agree? Yes. Therefore, codon is always Triplet. what? Triplet. Triplet. Agree? So we can write it 4 to the power 3. Agree? Agree? Yes, sir. This 3 is combination. And this 4 is what? Nitrogenous pair. Perfect? Yes or no? Yes. Yes. I draw a chart which is given in NCERT like AUGC. समझना बात को. AUGC. And everyone has AUGC, 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 and AUGC. So every box, how many codons will be there in every box? 4. A, U, G, C. Understood? Yes. Yes, sir. अच्छा समझ में आएगा क्या लिखा मैंने? Yes, or no? Yes, sir. यहाँ कोई बताएगा क्या आएगा? क्या मैडम यहाँ बताइए चार कौन से आएंगे? GUA. GUA. GUU. GUG. GUC. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. Okay. हर्षल भाई यहाँ पर कौन से आएंगे बताएंगे आप हर्षल? Anyone? CCA. CCA, CCU, CCG. CCU. CCG. CCC. तो मैं ये इसमें कर सकता हूँ कि जैसे आप सब दूर करें तो that will be how many? 64. 64. 64. Total 64 codons will be there. Yes or no? Yes. You required 20. 20. 20 amino. 4 codons are there. You required only 20.
then 101% sum will be extra. Yes, sir. Yes. 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 So these extra, they will do what? They will do what? 64 minus 20, 44. 44 will start. 44 will start recoding. वो फिर से उसी को कोड करने लगे. लेकिन केवल 3 ऐसे होते हैं बच्चों जो किसी को कोड नहीं करते. And these 3 are initially during 1980s हम लोगों ने जो पढ़ा था इसे हम कहते थे foolish codon और nonsense codon. Stop codon. But they are now, फिर कुछ सालों पता लगा कि ये नॉनसेंस नहीं है, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये कोडॉन ना हो तो प्रोटीन सिंथेसिस तो रुकेगा ही नहीं. तो these 3 codons are not code for any amino acid. Like 20 जो है उसमें एक एग्जांपल जो मुझे याद है, AUG कोड फॉर मिथ्योनिन. क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, AUG sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. यदि मैं सही कह रहा हूं तो यू भी मुझे याद है. आई थिंक फिनाइलिन. Phenylalanine. Yes. Yes. GGC is glycine. Please check. Please check. जो मुझे याद है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. KG is glutamic acid. Please check. Yes, sir. Yes, sir. And if I'm talking about GUU, it's a valine. Please check. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means ये समझ में आ गया कि ये जो 64 है इसमें से 20 तो सीधे सीधे अमीनो एसिड्स ही होंगे. बचे हुए 44 में 3 ऐसे हैं जो किसी को भी कोड नहीं कर रहे. वो किसी अमीनो एसिड के लिए बने ही नहीं है. लाइक आप मुझे फोन करने के लिए, आपके पास 10 फिगर्स हैं 0 to 9. आपने मुझे डायल किया नंबर. जैसे ही आपने मुझे नंबर डायल किया 9970924673, मेरे पास फोन आ गया. अब आपने मुझे डायल किया 000, वो किसी के पास नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं कर रहा. प्लीज बी ऑन म्यूट. पल्लवी सिन्हा, बी ऑन म्यूट. जब तुम्हें अनम्यूट करने के लिए, सवाल बोलने के लिए कहा जाए पल्लवी, तो आवाज नहीं आती है. अननेसेसरी क्यों अनम्यूट कर लेते हो बच्चों? Anyways, so these 20 will for amino acid. बचे हुए 3 किसी के लिए नहीं करते. And those 3 are, देखिए बॉक्स में मुझे बताइए क्या UAA है? UAA, UAA, UAG, UG. UGA, UAG. These are known as terminating codons. Am I right? And one is AUG, which is known as initiating codon. प्लीज चेक, क्या दिया है क्या ये चेकर बोर्ड में? प्लीज चेक whether it is given in checkerboard. Yes. Okay, so this is initiating codon, and initiating codon, I think it is given methionine. Am I right? Yes. So जेनेटिक कोड की कहानी समझ में आई बच्चों की नहीं आई? Yes, sir. अब जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स. जेनेटिक कोड का पहला कैरेक्टर है कि ये यूनिवर्सल होते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर ही लिखा होगा यूनिवर्सल. दैट मींस व्हाट? दैट मींस ये बताया जा रहा है कि इफ AUG is code for methionine, then in whatever the bacteria, the plant, the human, the fungus, wherever it is, it will be methionine. Agree? Yes. Agree? Yes, sir. The second character is it is comma-less. इसमें punctuation नहीं होता.
इसमें पंक्चुएशन नहीं होता, ये तो अपन लिखने के लिए इसमें पंक्चुएशन लगा दी, ये तो हम लिखने के लिए पंक्चुएशन लगा दिए। यदि एमआरएनए का स्ट्रैंड होता तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, कोई बीच में गैप होता है ऐसा, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होता। कंटिन्यूएशन में हो जाता सीधा सीधा, बस वो तो लिखने के लिए हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हम गैप लगाते हैं, अदरवाइज जेनेटिकली दे आर कॉमनलेस, उसमें नो पंक्चुएशन। बट इवन दो दे आर नॉन ओवरलैपिंग, दे आर नॉन ओवरलैपिंग। अब नॉन ओवरलैपिंग मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं एक सीक्वेंस आया AUG GCC CGA, ऐसा कोई सीक्वेंस आया, पहले इन तीनों ने बना लिया, फिर A को छोड़कर इन तीनों ने बना लिया, फिर AU को छोड़कर इन तीनों ने बना लिया, फिर G को छोड़कर इन तीनों ने बना, ऐसा नहीं होगा। 3-3 मतलब 3-3, ये ओवरलैप नहीं करेगी, इसलिए उसको मैंने क्या कह दिया, इट इज नॉन ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इनका कि ये स्टार्ट भी कर सकते हैं, ये स्टॉप भी कर सकते हैं। अग्री और नॉट? Yes. Yes. ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं, नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या, ऐसा नहीं होगा कि AUG आज मिथ्योनिन को बना रहा है तो कल वो ट्रिप्टोफेन को बनाने लगेगा, आज CCA वैलिन को बना रहा है तो कल वो ल्यूसीन को बनाने लगेगा। और ऐसा नहीं होगा कि वो बैक्टीरिया में मिथ्योनिन को बना रहा है तो वो फंगस में ल्यूसीन को बनाने लगेगा। इफ CCA इज देयर दैट इज यूनिवर्स। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसमें कहीं पर भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एम्बिगुअस। अग्री? अग्री? Yes. Sir. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जो आपको सबको समझना पड़ेगा, एक और फैक्टर, दैट इज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी। भाई मैं आपसे कहूं ये अमीनो एसिड कभी, ये जेनेटिक कोड कभी खत्म हो सकते हैं क्या? बोलिए, ये कभी खत्म हो सकते हैं क्या? अरे बोलो, हाँ कभी कोडॉन्स खत्म हो सकते हैं क्या? No. सर, No. जब तक स्ट्रैंड है तब तक तो वो रहेंगे ना। मैं बोल रहा हूं भाई, एट ए टाइम प्रोटीन की 10 टाइप का प्रोटीन शरीर में बन रहा है, अब सबको ल्यूसीन की जरूरत है, तो ल्यूसीन खत्म हो जाएगा क्या, एकदम से कम पड़ जाएगा क्या ल्यूसीन? नो सर। नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए तो क्या हुआ है, इसीलिए तो रिकोड हो रहा है ना, 41 तो रिकोड भी हो रहे हैं। अग्री और नॉट? हाँ. भाई यदि एक बार ल्यूसीन हो गया तो दूसरी बार ल्यूसीन फिर से है, आइसोल्यूसिन हो गया तो आइसोल्यूसिन फिर से है, वैलिन भी है, प्रोलिन भी है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इस डिजेनरेसी को समझाया ऐसे क्या, गोबल साहब ने समझाया उसको, गोबल साहब ने ये समझाया। अब मुझे आपको एक स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा एनसीईआरटी का। एवरीवन हैज एनसीईआरटी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं देखकर आपसे शेयर करता हूं, जस्ट मिनट। Okay, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir.
मुझे बताइए बच्चों, Yes, sir. ऐसा कोई यूनिक अमीनो एसिड आपको दिख रहा है जो केवल एक ही कोड से बन रहा है, बाकी किसी कोड से बन ही नहीं रहा है? मिथियोनिन। मिथियोनिन, चलिए बहुत अग्री, बहुत ही बढ़िया। मिथियोनिन एयूजी के अलावा कहीं बन ही नहीं रहा होगा, देखिए जरा। हाँ सर। यस और नो? Yes. परफेक्ट। और कोई मिथियोनिन के अलावा? जी। ट्रिप्टोफेन भी देखो बच्चों, टीआरपी, टीआरपी लिखा होगा कहीं, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन लिखा मिला Yes, कहीं? sir. Yes, हाँ sir. सर, यूजीजी। Yes, sir. यस, तो ट्रिप्टोफेन भी देखो, क्या उसका कहीं दूसरा है? नहीं. Nine. यानी ट्रिप्टोफेन, मिथियोनिन, ये केवल और केवल एक ही कोड से कोड हो रहे हैं। अग्री विद दिस? Yes. Yes. Yes, sir. नीचे आपको लिख लेना चाहिए, ट्रिप्टोफेन एंड मिथियोनिन आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडॉन। प्लीज नोट, एनसीईआरटी में ट्रिप्टोफेन यूजीजी एंड मिथियोनिन एयूजी आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडॉन। मिला? सॉरी, लिखा? हाँ जी। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे तो बाकी जितने भी हैं वो या तो कोई 2 से कोड हो रहा है, कोई 6 से कोड हो जा रहा है। लाइक ग्लाइसिन तो मुझे दिख रहा है, ग्लाइसिन तो 4 और 4, बस 4, ग्लाइसिन 4 से कंट्रोल हो रहा है, इज इट? Yes. आर्जिनिन तो 6 कोड है, देखिए जरा लास्ट कॉलम, आर्जिनिन तो 6 कोडॉन से कोड हो रहा है, इज इट? Yes, sir. परफेक्ट। Yes. और यदि मैं कहूं आपसे तो ग्लूटामिक एसिड तो कम से कम 2 से हो रहा है, प्रोलीन 4 से हो रहा है, सेरीन भी 4 से हो रहा है, थ्रियोनिन जिसको सर्कल किया है वो भी 4 से हो रहा है, एलानिन भी 4, वेलिन भी 4। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So those codons, yeah, those amino acids which are coded by more than 2 or 3 or 4 or more than 2 genetic codons, these are called degenerate codons or reductant codons. Please note, those codons which are coded by more than 2 codons, are known as degenerate or reductant codons. Noted? यस सर। Yes, sir. But full stop लगा के but these degenerate codons लिखना भी है और वो स्क्रीन भी देखना है। But these degenerate codons usually have first 2 nitrogen base same, first 2 nitrogenous base same। लग रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. While Yes, sir. the third base is different, Noted? Yes, sir. Full stop, para change. Since the third nitrogenous base position,
has no effect on coding, has no effect on coding. Has no effect on coding, therefore the third position is known as wobble position. Wobble position, wobble मतलब उछलता रहना, wobble, WOBBLE, wobble position, proposed by Crick in 1966. Proposed by Crick in 1966. समझ में आया बच्चों के नहीं आया? Yes, sir. मतलब इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने रेड कलर से बनाया है, प्रोलीन देख लो, थ्रियोनीन देख लो, एलानीन देख लो, वैलीन देख लो, ग्लाइसिन देख लो, सब में पहले दो अल्फाबेट सेम है यार, यानी पहले दो अल्फाबेट ही डिसाइड कर दे रहे कि कोड क्या होगा, तीसरा तो कुछ भी रहे, यू रहे, जी रहे, सी रहे, ए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि जी आ गया तो वो ग्लाइसिन है, यदि जी सी आ गया तो एलानीन है, यदि जी यू आ गया तो वो वैलीन है, AC वो थ्रियोनीन है, CC वो प्रोलीन है, क्योंकि थर्ड पोजीशन तो मैटर ही नहीं कर रही है, पहली दो पोजीशन से ही डिसाइड हो जा रहा है। और थर्ड पोजीशन मैटर नहीं क्या नहीं कर रही, ज्यादा 4 अल्फाबेट हो सकते हैं, 5वां अल्फाबेट तो हो ही नहीं सकता। यस और नो? Yes. Yes. तो ऐसी थर्ड पोजीशन को जो फिक्स नहीं है वो वोबल पोजीशन कहा गया, और उसे नॉन सिग्निफिकेंट पोजीशन कहा गया कि अमीनो एसिड को डिसाइड करने वाला तो पहला दो पोजीशन ही होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. अब यदि आपको समझ में आ गया हो तो मेरे दो सवालों के जवाब आपकी तरफ से आ जाने चाहिए, और वाकई जो आज अटेंटिव बैठा होगा वो मेरे सवाल का जवाब दे देगा। इस बोर्ड पर कोई समस्या हो तो बताओ, फिर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों वो 2014 KVPY। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मैंने यदि आपसे कहा कि एक ऐसा प्लैनेट है अदर देन अर्थ, प्लैनेट अदर देन अर्थ, पृथ्वी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अदर देन अर्थ, planet other than earth, if there are 5 nitrogenous bases in RNA instead of 4, and if there are tetralate instead of triplet, पोजीशन समझिएगा। कंडीशन नंबर 1 वो अर्थ नहीं है, कंडीशन नंबर 2 वहां बेसेस 5 है, कंडीशन नंबर 3 वो ट्रिपलेट नहीं टेट्रालेट है कोडॉन जो अमीनो एसिड को बनाता है, और नंबर 4 वहां केवल एक टर्मिनेटिंग कोडॉन है, वन स्टॉप कोडॉन। तो सवाल ये है दोस्तों कि कितने अमीनो एसिड, कितने कोडॉन्स ऐसे होंगे जो अमीनो एसिड को एक्चुअली कोड कर रहे हो। एनीवन? आयुष जाधव 124, ओके, एक आंसर आया। यदि किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। रिपीट कर रहा हूं, एक प्लैनेट है जो अर्थ के अलावा है, वहां नाइट्रोजन बेस 5 है, कोडॉन ट्रिपलेट ना होकर टेट्रालेट है, स्टॉप कोडॉन 3 ना होकर 1 है, तो एक्चुअल कितने अमीनो एसिड वहां बन रहे होंगे या कितने कोडॉन्स वहां होंगे? प्रिया पाटिल कह रहे हैं 624, आयुष कह रहे हैं 124। एनी मोर? कृष्णा, अथर्व, देवकी, दिशा, दिया, गौरी, हर्षल, जानवी, तनिष्का, ऋतुजा,
स्नेहल महाजन कह रहे हैं 624। बहुत बढ़िया। आयुष भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, मतलब किस दुनिया में जी रहे हैं आप, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। एनीवेज आंसर इज 624। परफेक्ट परफेक्ट। विराज, वैभव, परफेक्ट। भाई जब मैंने दिया कि 5 नेटवर्क बेसिस हैं, तो यहां 4 होते थे, यहां आपके पास 5 हैं। यहां पर ट्रिप्लेट ना होता टेट्रालेट है, मतलब कॉम्बिनेशन पावर 4 और स्टॉप कोडॉन 1 है। तो पहले तो ये हो गया 625 और माइनस हो गया 1, तो आंसर इज 624। आयुष, आयुष अंडरस्टूड? यस सर। केवीपीवाई का सवाल था बच्चों, बड़ा इजी सा सवाल दिया था मैंने, इसीलिए मैंने यहां पर बता दी कॉम्बिनेशंस और बेसिस। जेनेटिक कोड का पिक्चर क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? क्लियर सर। परफेक्ट। यदि क्लियर हो गया है तो 112 और 113 पर एक क्वेश्चन 112 पर है, if following the sequence of nucleotide in mRNA predict the sequence of amino acid coded by it, take help of the checkerboard। बताइए AUG की जगह क्या लिखूं? मिथ्योनिन। मेट लिख दीजिए। ट्रिपल यू को क्या लिखूं? फिनाइलिन। फिनाइलेलिन। UUC फिनाइलिन। फिनाइलेलिन। देन UUC फिनाइलिन। ट्रिपल यू सब फिनाइलिन। फिनाइल। 113 पर आपको पूरा सीक्वेंस दिया गया है, मेथियोनिन, फिनाइलेलिन, 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 फिनाइलेलिन। लेकिन पूछ रहा है नाउ ट्राई अपोजिट। Following is the sequence of amino acid coded by mRNA. Predict the nucleotide sequence in the RNA. पीछे से आप बनाने लगते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप बना लोगे? CUU, is it possible? ल्यूसीन। अरे फिनाइलिन, आपने फिनाइलिन का वो जो सीक्वेंस था AUG, UUC, UUU, उससे आपने बना लिया फिनाइलेलिन, मिथ्योनिन, फिनाइलेलिन, 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 फिनाइलेलिन। अब उस सीक्वेंस को वापस यदि आप बनाओ तो क्या सेम आ रहा है क्या? नहीं। नो सर। सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। कैन यू नाउ कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? इन इस एग्जांपल से कौन सी दो प्रॉपर्टी आप लर्न की? बोलो। टी जनरेट होता है। डीजेनरेट होता है मतलब एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए होता है, और दूसरा इनिशिएटिंग कोडॉन अलग होता है, वो हर बार मिथ्योनिन ही होता है, फिनाइलेलिन नहीं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ सर। यस यस सर। बच्चों कहानी हुई। इसके कैरेक्टर्स 112 पे जो मैंने जेनेटिक कोड पढ़ाया, इसके कैरेक्टर्स ये जो मैंने एक्सप्लेन किए इसको आप लिख लेंगे 112 से। परफेक्ट। पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे, और फिर मैं 113 म्यूटेशन तो मैं आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। देन विल स्टार्ट फॉर ट्रांसलेशन। टिल दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। प्लीज चेक, इफ एनी डाउट टेल मी, if any doubt please tell me। Understood, doctors? Yes, sir. Perfect। अब बच्चों ने क्लास तो छोड़ दी है, तो मैं आगे भी पढ़ा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लेफ्ट कर गए हैं। Only 52 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैं म्यूटेशंस भी पढ़ा रहा हूं बच्चों। बहुत सारे बच्चे लेफ्ट कर गए। आई एम गोइंग टू टीच यू म्यूटेशन। 113 पर म्यूटेशन दिया हुआ, ये म्यूटेशन मुझे सिर्फ आपको समझाना है। अब वो समझाना कैसे, तो सिर्फ एक
डायग्राम से स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए हैं, लेफ्ट कर गए हैं, तो मैं आज इस पेज को खत्म करूंगा। वेट, आई एम शेयरिंग एन इमेज। See, screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे बहुत बढ़िया। Yes, sir. कि अब हम लोग कोड, सिंस नाउ वी आर नोइंग द कोडॉन्स, सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दी, बहुत ही शानदार तरीके से। आई एम वेरी हैप्पी, इंप्रेसिव एग्जांपल। राम हैज रेड कैप, राम के पास लाल कलर का कैप है। ये एक पूरी अमीनो एसिड की चेन है जिससे एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन का मतलब है कि राम के पास रेड कलर की कैप है। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एज्यूम एक प्रोटीन बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। अब इन्होंने क्या किया, एक जगह म्यूटेशन कर दिया, जो रेड कलर में दिखाया है वहां इन्होंने म्यूटेशन कर दिया, और म्यूटेशन करने की वजह से एक अल्फाबेट ऐड कर दिया, मतलब AUGC में कोई एक ऐड कर दिया। म्यूटेशन वी नो, आई होप अपन ने म्यूटेशन पढ़ा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सडन चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ जीन, है ना। तो यहां पर इन्होंने बी ऐड कर दिया, और बी ऐड करके पूरा मतलब ही बदल गया यार। राम हैज BREDCAP, कुछ मतलब नहीं निकला, कुछ मतलब नहीं निकला। यानी मैंने आपसे कहा भी था कि यदि एक बेस या बेस पेयर, दो बेस या दो बेस पेयर में कोई चेंज आता है तो वो पॉइंट म्यूटेशन है। तो पहला एग्जाम्पल जो यहां पर दिख रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस वन इज विच म्यूटेशन? Point mutation. Point mutation. Point. This one is what? Point Point mutation. mutation. Point. लेकिन जब बी के बाद आई ऐड किया तो वो भी पॉइंट म्यूटेशन। अब इन्होंने क्या किया, 3 का एंट्री कर दिया, मतलब एक पूरा ट्रिपलेट एंटर हो गया होगा। यस और नो? Yes. Yes. और बच्चों पूरा ट्रिपलेट यदि एंटर हो गया होगा तो समझो ना कितना बड़ा चेंज आ गया उसमें। चेंज कैसे आ गया, एक पूरा पूरा अमीनो एसिड आ गया होगा ना, इज इट भाई? Yes. just compare this with an amino acid triplet codon, तो इनके बीच में ट्रिपलेट कोडॉन आ गया। एक ट्रिपलेट कोडॉन के आने से, एक ट्रिपलेट कोडॉन के आने से पूरा अमीनो एसिड आ गया होगा ना। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो Yes, यहां पर sir. पूरा मतलब आगे का बदल गया। राम हैज बिग रेड कैप, पहले सेंट प्रोटीन बन रहा था, राम के पास लाल टोपी है। अब प्रोटीन बन रहा है, राम के पास बड़ी लाल टोपी, जस्ट बिकॉज की एक ट्रिपलेट कोडॉन अमीनो एसिड पूरी की पूरी फ्रेम एंटर कर गई। सपोज ग्लाइसिन या ल्यूसीन या आइसोल्यूसिन या प्रोलीन कुछ एंटर कर गया। तो दोस्तों, रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, इफ one base or one base pair or two base or two base pair inserted or deleted, then it is point mutation. But if it is of 3, then this mutation is frame shift, because उस 3 को छोड़कर आगे की पूरी फ्रेम अनऑल्टर्ड रहती है। रेड कैप तो रेड कैप ही है। So since the further chain is unaltered, frame is unaltered, so known as frame shift. It is only shifted, frame shift mutation. और 3 के मल्टीपल में है तो फ्रेम शिफ्ट, 3 के मल्टीपल में नहीं है तो इट इज व्हाट? Point. अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आज sir. मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों ट्रांसलेशन। डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। इस पेज को पढ़ाया नहीं जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। मैंने अंडरलाइन भी किया है, ये यहां पर देखो, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन वाइज। इसको पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो अगली बार पूछेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद ट्रांसलेशन। ओके, एनी डाउट इन टुडे सेशन? Any doubt in today's session?
Perfect. I'm going to close the session. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है. The last topic will be translation. All the best.